हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएफ क्लासेस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट शीट मॉड्यूल के क्वेश्चंस। ठीक है। लास्ट लेक्चर तक हमने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट और जो भी वर्किंग्स आने वाली है वो सारी देख ली थी। तो आज का अपना टास्क है कॉस्ट शीट के क्वेश्चंस जो है उन्हें खत्म करना। ठीक है। और ऐसे खत्म करो कि तुम्हारे माइंड में एकदम जो है वो क्लैरिटी आ जाए। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार आप लोग को रिवाइज करा दूं कि कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट था, सर वो फॉर्मेट कैसा था। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, कुछ स्पेशल एक्सपेंसेस हैं जो न्यू सिलेबस वालों के लिए इस कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में है। ओके। ये सारी चीज़ें हमने ओल्ड सिलेबस में नहीं देखी थी। ये चीज़ें हमने ग्रेजुएशन में नहीं देखी थी। ये चीज़ें आपको यहीं देखने को मिलेंगी। चलिए, तो क्या था वो। सर ऐसा क्या नया है जो आपने बताया था? मैंने आपको बताया था कि फैक्ट्री कॉस्ट के बाद कुछ कुछ स्पेशल चीजें आने वाली हैं। ठीक है। जिन पे आपको स्पेशल ध्यान देना है। तो वो चीजें हैं ये: क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले हम सीधा एडमिन ओवरहेड्स लिख देते थे, वेदर इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन और जनरल एडमिन है, मतलब सेलिंग से रिलेटेड है। ऐसा कुछ हम पहले देखते नहीं थे। पहले हम यही दिखाते थे। बट अब थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज किया है और ग्लोबली जैसे कॉस्टिंग फॉलो की जाती है, कुछ उस तरह से आईसीआई ने भी अपने आप को चेंज किया है। ठीक है। उसके बाद लेस क्रेडिट फॉर रिकवरीज, स्क्रैप, बाई प्रोडक्ट्स और मिसलेनियस इनकम। दिस इज नथिंग बट सेल ऑफ स्क्रैप। ठीक है। और लास्ट में हमने ऐड किया था प्राइमरी कॉस्ट, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। हमने देखा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी पैकिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो अगर जो लोग ने जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा था उन्हें कंफ्यूजन है कि सर प्राइमरी पैकिंग और सेकेंडरी पैकिंग में क्या फ़र्क है, तो आप प्लीज़ कॉस्ट शीट का डे 2 का वीडियो जो है वो रेफर करिए। ठीक है। उसमें मैंने लास्ट में जाते जाते इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी। आज हमारा काम है क्वेश्चंस करना। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मुझे आपको कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स, एक आध और एडजस्टमेंट आपको बताने हैं। तो एडजस्टमेंट कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस सिंपल से एडजस्टमेंट है कि आपको क्या चीज़ें इग्नोर करनी है। आपको क्वेश्चन में क्या चीज़ें जो है वो इग्नोर करनी है। ठीक है। इग्नोर क्या चीज़ें करनी है, चलो। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? जहाँ से अपने क्वेश्चन आ रहे होंगे। क्वेश्चन हमें यहाँ अब फॉर्मेट के बाद मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मैं इस फॉर्मेट से जो है वो एडजस्टमेंट भी शुरू कर रहा हूँ। ये लीजिए। ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, जब आप कॉस्ट शीट बना रहे हो या एंटायर कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूँ, पूरी की पूरी कॉस्टिंग में हम कुछ खर्चों को और कुछ इनकम्स को इग्नोर करते हैं। कॉस्टिंग से एक्सक्लूड किया गया है उन्हें, बिकॉज वो कॉस्टिंग के स्कोप में ही नहीं आते। कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। कॉस्ट अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इन खर्चों को देखना या इन इनकम्स, ये जो इनकम्स अर्न हो रही है कंपनी को, उसमें कॉस्ट अकाउंटेंट का कोई रोल नहीं है। तो कुछ ऐसे खर्चे और इनकम हैं जिनमें कॉस्ट अकाउंटेंट का कोई रोल नहीं है, वो कॉस्टिंग के स्कोप से बाहर है। ऐसी चीजों को आपको एक्सक्लूड करना है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में दिख गई ये चीजें तो आप प्लीज इन्हें इग्नोर कर दो। ठीक है। सर क्या है वो चीजें? देखिए ध्यान से, बस आपको याद रखनी है ये लिस्ट। सबसे पहले, लिस्ट ऑफ आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट। लिस्ट ऑफ आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट मतलब अगर ये चीजें आपको दिखे तो यू सिंपली हैव टू इग्नोर इट। इग्नोर करो। ठीक है। जैसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को इग्नोर करके ऑप्शन में छोड़ देते हैं, वैसे ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, बट इन खर्चों को इग्नोर कर दो यार। चलो, सर क्या है वो चीज़ें? देखो, ये मोस्टली फाइनेंशियल नेचर की जो इनकम्स और एक्सपेंसेस हैं वो हैं, जिनका डिसीजन शायद फाइनेंशियल मैनेजर लेता होगा या दूसरे मैनेजर्स लेते होंगे, कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं लेता। ठीक है। पहला, फर्स्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस या फिर इंटरेस्ट इनकम।
तो अगर आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट इनकम मिल जाए, मतलब इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड मिल जाए, तो उसे आप इग्नोर करोगे। सर ऐसा क्यों आप बोल रहे हो इन्हें इग्नोर करना है, ये तो बहुत कॉमन इनकम और एक्सपेंस है जो हमें अकाउंट्स में दिखती है। बिल्कुल इग्नोर इसलिए करना है, आप जरा पीछे जाके ये सोचो कि अगर कंपनी को इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है, मतलब कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, ठीक है, तो इसकी जरूरत क्या पड़ गई, क्यों जरूरत पड़ रही है कंपनी को आज इंटरेस्ट पे करने की? सर एक ही रीजन है, रीजन बड़ा सिंपल सा है सर, हमने पहले लोन लिया होगा, हमने पहले क्या किया होगा, लोन्स लिए होंगे, तो आज इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। और ऑब्वियसली अगर आप लोन्स लोगे तो आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो अब मुझे जरा बताओ, क्या लोन लेने का काम कॉस्ट अकाउंटेंट करता है? बताइए, लोन लेने का काम क्या हमारा कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा? नहीं, ये जो लोन्स अरेंज करने का काम है ये फाइनेंशियल मैनेजर का है। फाइनेंशियल मैनेजर, ये लोन जमा करना जो है ना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पार्ट है, ना कि कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो ये कॉस्टिंग के स्कोप से ही बाहर है। ठीक है, अगर स्कोप से बाहर है तो हम इसे क्यों इंक्लूड करें? नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे कोई भी जो प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं या प्योरली फाइनेंशियल इनकम्स हैं जिन पे कॉस्ट अकाउंटेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, उसे हम यहां से एक्सक्लूड करने वाले हैं। सेम वे आप जरा सोचो, अगर आपको इंटरेस्ट इनकम आ रही है तो इसका रीजन क्या हो सकता है? आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किए होंगे। क्या किया होगा सर? आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा। अब इन्वेस्टमेंट ये कौन करता है? कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा? नहीं। फंड्स अरेंज करना, मतलब लोन्स लेना और उसे इन्वेस्ट करना, ये दोनों जो है वो फाइनेंशियल मैनेजर का काम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप में आता है, कॉस्टिंग के स्कोप में नहीं आता। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये कॉस्टिंग से एक्सक्लूडेड ही हैं, आपको कहीं भी ये चीजें लेनी ही नहीं है। ठीक है, चलिए, दिस इज फर्स्ट थिंग, आई होप ये समझ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, सर व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? डिविडेंड पेड और रिसीव्ड। डिविडेंड पेड और डिविडेंड रिसीव्ड, इन्हें भी आप एक्सक्लूड करो। सर रीजन क्या है? रीजन तो आपने नहीं बताया। रीजन सिंपल सा है, जैसे हम इंटरेस्ट पे कर रहे थे बिकॉज हमने लोन लिया था, वैसे ही हम डिविडेंड पे कर रहे हैं बिकॉज हमने, कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं। और अगर डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो हमें डिविडेंड तभी रिसीव हो सकता है जब हमने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो ये जो काम है शेयर्स इशू करना या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना, ये भी किसका काम है? सर ये भी फाइनेंशियल मैनेजर का काम है, इतना तो हमें मालूम ही है। ठीक है, जब मालूम है तो क्यों पूछते हो यार, नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल सी। थर्ड, और क्या चीजें हैं जो यहाँ नहीं आनी चाहिए? ठीक है, जो कि कॉस्टिंग में हम नहीं देखते, जो शायद फाइनेंशियल मैनेजर का काम होगा। तो तीसरी चीज, जो भी शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू और डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस हैं। ऑब्वियसली अगर शेयर्स और डिबेंचर इशू करना फाइनेंशियल मैनेजर का काम है, तो उससे रिलेटेड खर्चे भी कौन देखने वाला है? सर फाइनेंशियल मैनेजर ही देखेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट का कोई काम नहीं। आप क्यों उसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो? बिल्कुल नहीं है रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, ये कॉस्टिंग का पार्ट ही नहीं है, कहीं ना कहीं ये गुड्स के प्रोडक्शन वगैरह के लिए हुआ ही नहीं है, तो ये कॉस्टिंग के स्कोप से ही बाहर है। चौथा, ठीक है, हम कुछ स्ट्रैटेजिक काम करते हैं कभी कभी कंपनीज में, अगर आप देखोगे ना तो एक स्ट्रैटेजिक काम होता है अमेलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं अमेलगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अगर आपने देखा होगा अकाउंट्स में, तो इनके टाइम पे गुडविल जनरेट होता है और इस गुडविल को हमें कुछ टाइम में, ठीक है, कुछ टाइम में राइट ऑफ करना पड़ता है। तो अगर वो राइट ऑफ हमने किया हुआ है, गुडविल को राइट ऑफ किया हुआ है, तो बताओ आज गुडविल राइट ऑफ करने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं पहले लिख देता हूं कि नेक्स्ट खर्चा कौन सा आने वाला है। ये आने वाला है गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ, अच्छा बताओ, गुडविल आज राइट ऑफ करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? देखो, किसी भी कंपनी के बुक्स में गुडविल तभी आ सकता है जब उस कंपनी का कुछ ना कुछ किसी के साथ अमेलगमेशन, मर्जर या कुछ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ हो, तो ही आ सकता है।
तो सर अगर अगर मान लो अमेलगमेशन का केस है, तो ये अमेलगमेशन करना मतलब दो कंपनीज का आपस में मिल जाना, ये तो बहुत स्ट्रैटेजिक काम है ना। ये तो डायरेक्टर्स करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजर्स करते होंगे, सीएफओ वगैरह करेंगे। कॉस्ट अकाउंटेंट का कहाँ से काम आ गया इसमें? तो कॉस्ट अकाउंटिंग के स्कोप से ये भी चीजें बाहर है, बिकॉज वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो है वो भी अब नहीं आएगा। गुडविल रिटर्न ऑफ, दिस इज बिकॉज ऑफ अमालगमेशन, और जब अमालगमेशन ही कॉस्ट अकाउंटेंट का काम नहीं है तो उससे रिलेटेड खर्चे भी यहाँ नहीं आने चाहिए। ओके, सर समझ गया, वेरी गुड। पांचवा, और कौन से खर्चे? तो पांचवा खर्चा है कैश डिस्काउंट, ईदर अलाउड और रिसीव्ड। डिस्काउंट हम किसे अलाउ करते हैं? सर कस्टमर्स को अलाउ करते हैं। ठीक है, क्यों अलाउ करते हैं? वो तुरंत पैसे दे देगा। अगर आप डिस्काउंट दोगे, कैश डिस्काउंट, तो आपको तुरंत पैसे दे देगा। ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव कैसे होता है? डिस्काउंट रिसीव होता है हमें क्रेडिटर से। हम अगर तुरंत पैसे दे देंगे तो क्रेडिटर जो है वो हमें डिस्काउंट दे देगा, हमें डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। तो अब ये जो डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड है, ये डिपेंड करता है आपके पेमेंट पे। अब कंपनी कंपनी अपने क्रेडिटर्स को कब पेमेंट करेगी या डेटर से कब पैसे वसूलेगी, ये जो पार्ट है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है कि आपको ऐसी कौन सी पॉलिसी बनानी है कि आपको आपके डेटर्स आपको तुरंत पैसे दे दें या हम क्रेडिटर से डिस्काउंट ले लें। ये जो पॉलिसीज हैं, दीज आर मेड बाय फाइनेंशियल मैनेजर्स। तो ऑब्वियसली ये कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, सेम वे हमने क्रेडिट सेल्स कर दिया, 1 महीना 2 महीने का क्रेडिट दे दिया और बाद में कस्टमर पैसे लेके भाग गया, बैड डेट्स हो गया, तो ये सारा काम भी कॉस्ट अकाउंटेंट का नहीं है। कस्टमर्स को क्रेडिट देना है या नहीं देना है या उसे डिस्काउंट देना है, ये सब कुछ कॉस्ट अकाउंटेंट का पार्ट काम नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट आंसर समझ गए होगे आप लोग। मैं लिखना चाहता हूँ बैड डेट्स, बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये जो सारी चीजें हैं ये कॉस्टिंग में नहीं आने वाले। सर और क्या चीजें नहीं आएंगी? और सिंपल, हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के बाद साल के एंड में हमें टैक्स भरना पड़ता है। अब कितना टैक्स भरना पड़ेगा? ठीक है, कितना आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, कितना कितना प्रोविजन करना पड़ेगा, ये जो सारी चीजें हैं ये चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। ठीक है, ये टैक्स डिसाइड करना, कहीं ना कहीं कितना टैक्स भरना है ये फाइंड आउट करना, ये कॉस्ट अकाउंटेंट का काम नहीं है, ये कॉस्टिंग की स्कोप से बाहर है, ये तो बाद की बात होती है। कॉस्टिंग का काम है प्रोडक्ट बनाओ और बेचो। कॉस्टिंग का क्या काम है? कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, बना के बेचो, उसके बाद आपने क्या प्रॉफिट किया, क्या लॉस किया, कितना टैक्स भरने आया, बैड डेट्स हो गया, ये सारा काम आपका नहीं है कॉस्टिंग में। ठीक है, तो नेक्स्ट इज इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, ये भी इनकम टैक्स ही होता है, और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये सारी चीजें जो है वो कॉस्टिंग में नहीं आने वाली। इसके अलावा एट्थ, और क्या नहीं आएगा? देखिए कुछ अबनॉर्मल नेचर के खर्चे होते हैं। अब ये असेट्स बेचना, असेट्स खरीदना, ठीक है, असेट्स खरीदना बेचना, इन्वेस्टमेंट्स खरीदना बेचना, उसमें हमें प्रॉफिट या लॉस हो जाए, तो असेट्स बेचना खरीदना, इन्वेस्टमेंट्स खरीदना बेचना, ये भी कॉस्ट अकाउंटेंट का पार्ट नहीं है। असेट्स मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, तो फाइनेंशियल मैनेजर का पार्ट है, फाइनेंशियल मैनेजर का काम है। तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। सेम वे, सेम वे, अगर हमसे कोई और अबनॉर्मल खर्चा हो जाए, जैसे आग लग जाए या फ्लड आ जाए, हमारा नुकसान हो जाए, तो ये भी अबनॉर्मल चीजें हैं, इसमें कॉस्ट अकाउंटेंट बेचारा क्या करे, ये कंट्रोल में ही नहीं है। ठीक है, अब वो थोड़ी जानता था कि यार आग लग जाएगी या फ्लड आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, उसे कुछ नहीं मालूम, तो आप उसे रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, इन चीजों को आप कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर फैक्ट्री में आग लग गई तो ये कस्टमर्स की गलती नहीं कि आप वो जो खर्चा है वो गुड्स की कॉस्ट में ऐड करके आप उससे वसूलो। ठीक है, तो ये सब कुछ कॉस्ट शीट, जो ये अबनॉर्मल चीजें मैं लिखने वाला हूँ वो भी कॉस्ट शीट से जो है वो बाहर है। तो नाइन्थ इज लॉस बाय फायर, थेफ्ट, ओके, फ्लड,
एक्सेट्रा। ठीक है, चलो इसके अलावा और क्या आ सकता है? तो सर अगर मान लो और कोई मिसलेनियस इनकम आई, जैसे कि रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड एक्सेट्रास, ये इनकम्स भी कॉस्ट शीट के अंदर नहीं आने वाले। ठीक है, तो ध्यान दो इन चीजों पे, ये चीजें जो है वो कॉस्ट शीट के स्कोप से बाहर है, इसीलिए इन्हें कॉस्ट शीट से एक्सक्लूड कर दिया गया है। आपको ये चीजें अगर दिख जाए तो आपको सिंपल क्या करना है, बस इन्हें इग्नोर कर देना है, इन्हें अच्छे से इग्नोर कर दो। एक बार देखो, देखो क्या लिखा हुआ है और बस इग्नोर कर दो। ठीक है, तो ये चीज अगर आपको दिखे तो आपको इन्हें इग्नोर करना है, और ऐसे कोई भी खर्चे अगर जो कॉस्ट अकाउंटेंट के कंट्रोल से बाहर है उन्हें आपको इग्नोर करना है। ठीक है, अगर आगे नए खर्चे आते हैं तो हम जरूर उसके भी इस लिस्ट में नोट करेंगे। चलो, तो होपफुली आपको ये याद रहेगा, आपको ये याद रखना है, कहीं ना कहीं दिमाग में बिठाना है कि ये जो चीजें हैं ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, इसीलिए इसे कॉस्ट शीट से बाहर रखा गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन में। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू मैन्युफैक्चर ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। चलो, तो ये हमें पता चला कि ये सर एक महीने का डेटा है, ये एक महीने का डेटा है। ओके ओके, इस महीने में क्या क्या खर्चा हुआ? तो इस महीने में रॉ मटेरियल लगा है 1,80,000 का, डायरेक्ट वेजेस लगा है 90,000 का, मशीन आवर्स, मशीन ने इस पूरे महीने में 10,000 घंटे काम किया है, मशीन ने पूरे पूरे घंटे में 10,000, पूरे महीने में 10,000 घंटे काम किया है। ठीक है, और मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट का मतलब है ओवरहेड्स पर आवर, मशीन आवर रेट का मतलब है ओवरहेड्स पर आवर। कौन से ओवरहेड्स? मशीन कहाँ लगी होती है बताओ? मशीन सर फैक्ट्री में लगी होती है, बराबर बोला ना तुमने, मशीन फैक्ट्री में लगी होती है, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स पर आवर है। कि मशीन 1 घंटा चलती है, मशीन अगर 1 घंटा चलेगी तो उसका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, बाकी के जो खर्चे हैं मशीन का, फैक्ट्री के, फैक्ट्री का रेंट हो गया, ठीक है, सुपरवाइजर हो गया, इन सबको मिला के 1 घंटे का खर्चा 8 रुपए आ रहा है। तो मशीन कितने घंटे चली? 10,000 घंटे। तो आपको करना क्या है, ये थोड़ा सा एक स्पेशल केस है, यहाँ पे आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 10,000 इंटू 8 विल गिव यू 80,000। तो ये तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया, ये क्या हो गया? ये फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया, कितना? 80,000। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में बस यही एक ध्यान देने वाली चीज है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है मशीन के जरिए दिया हुआ है, कि मशीन चलती है, फैक्ट्री में खर्चा होता है, मतलब इनडायरेक्ट खर्चे सब ओवरहेड्स होते हैं। 10,000 घंटे मशीन चली है, 1 घंटे का 8 रुपया, टोटल मिला के 80,000 रुपीज। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ऑफिस ओवरहेड्स। ठीक है, ऑफिस, ऑफिस। अच्छा बताओ, इसके आगे कुछ लिखा है कि सर ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है? सर ये एडमिन जो है वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, ऐसा कहीं पे लिखा है? नहीं लिखा है। अगर ऐसा नहीं लिखा हो तो हम क्या करें? सर कंफ्यूजन आ रही है, क्या करें उस केस में? आप सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं, ऐसा नहीं लिखा है तो ऐसा समझो कि ये फैक्ट्री के लिए नहीं है, फैक्ट्री के जो भी खर्चे थे वो यहाँ पे आ गए, ऊपर आ गए, ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है, ये जनरल है। जब भी आपको नहीं लिखा हो कुछ आगे ऐसा, तो आपको अज्यूम करना है कि ये जनरल है। जनरल मतलब कहां जाएगा? ये एस एन डी के साथ चला जाएगा, विथ एस एन डी चला जाएगा, विथ एस एन डी, विथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, पक्का? क्लियर? ओके। सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स 5 रुपया दिया हुआ है और ये पर यूनिट है, पर यूनिट, तो 5 रुपीज पर यूनिट सोल्ड, मतलब 1 यूनिट बेचने में, 1 यूनिट बेचने में आपको एडवर्टीजमेंट, एजेंट का कमीशन और डिलीवरी वगैरह सब मिला के कहीं ना कहीं 1 यूनिट को बेचने में 5 रुपए का खर्चा सिर्फ सेलिंग के ऊपर करना पड़ेगा, मतलब एडवर्टीजमेंट पे, डिलीवरी पे, एजेंट को कमीशन देनी है, इन सब चीजों पे जितना भी यूनिट बिकेगा हर 1 यूनिट के पीछे 5 रुपया। ओके,
यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 4000, 4000 यूनिट्स, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर 4000 यूनिट्स। ओके, यूनिट्स सोल्ड, कितने यूनिट्स बेच दिए तुमने? हमने बेच दिए 3600 यूनिट। ओके, तो दीज आर यूनिट्स सोल्ड, दीज आर यूनिट्स सोल्ड। अच्छा, कहीं ओपनिंग स्टॉक के बारे में कुछ बोला है क्वेश्चन में? ओपनिंग स्टॉक सर, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक नहीं बोला सर, नहीं बोला। ओके, नहीं बोला तो क्या सर, क्या अज्यूम करेंगे आप? क्वेश्चन में नहीं बोला कि ओपनिंग स्टॉक क्या है, तो वी हैव टू अज्यूम कि ओपनिंग स्टॉक नहीं है। ठीक है, चलो। अच्छा, इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो अब तक आपको मालूम पड़ गया होगा कि कंपनी ने बनाए 4000 यूनिट्स, बेचे 3600 यूनिट, बनाए 4000 यूनिट्स, बेचे 3600 यूनिट्स, इनके पास कहीं ना कहीं 400 यूनिट्स का, बताओ हाँ आगे क्या, 400 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होगा। क्या पड़ा होगा? क्लोजिंग स्टॉक। 400 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक इनके पास पड़ा होगा साल के, या यहाँ पे मंथ के एंड में, अप्रैल मंथ की बात हो रही है, अप्रैल मंथ के एंड में पड़ा होगा। ठीक है, अब हमेशा ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया हो तो उसकी तुम्हें वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, खुद से वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यूएशन भी करनी पड़ेगी, इन 400 यूनिट्स की वैल्यूएशन भी आपको खुद करनी है। इसकी वैल्यूएशन कौन करेगा? आपको ही करनी है। ठीक है, तो जब हम अपने फॉर्मेट में लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लिखने जाएंगे, वहां पे आपको ये वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे ये वैल्यूएशन करनी है। देन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, कि हमने ये जो बेचे हैं गुड्स, कितने बेचे हैं? 3600, इन्हें कितने रुपए में बेचा पर यूनिट, मतलब एक एक यूनिट को कितने में बेचा? तो हमने एक एक यूनिट को 125 रुपए में बेचा है, 125 रुपीज में बेचा है। ठीक है, इससे हमें हमारा सेल्स मिल जाएगा, और जो बचा खुचा कॉस्ट माइनस कॉस्ट मिल गया एक तरह से, और आपको सेल्स मिल गया, जो बच गया आपके पास वो आपका प्रॉफिट। ठीक है, चलिए, see the required part. You are required to prepare a cost sheet in respect of the above, showing cost per unit and profit for the month. ठीक है, तो आपको एक कॉस्ट शीट बनानी है जहां पे पर यूनिट का कॉलम भी बनाना है और लास्ट में प्रॉफिट भी निकाल के बताना है। ठीक है, तो इन दिस केस सर कंफ्यूजन ये होती है कि स्टार्ट कैसे करें। अरे तो इतनी कंफ्यूजन क्यों है? हमेशा स्टार्ट ऐसे करो, आप देखो सबसे पहले कि क्या क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, यूनिट्स सोल्ड, यूनिट्स परचेज प्रोड्यूस, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहला ध्यान आपका वहीं पे जाना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा स्टार्ट आप ऐसे करो। चलो, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, जहां बस मैंने यहाँ पे इसे छोड़ा था। ये रहा, ये रहा। तो ये है अपना इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए, अब आपको निकालना पड़ेगा यूनिट्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हमेशा पहले आप नंबर ऑफ यूनिट्स का वर्किंग कर लीजिए। सबसे पहला काम आप नंबर ऑफ यूनिट्स का वर्किंग कर लीजिए। तो क्या आपको यूनिट सोल्ड देके रखा है? बिल्कुल सर, यहाँ पे 3600 यूनिट्स देके रखा है। वेरी गुड। क्या क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है? नहीं सर, आपने बोला नहीं है। ओके, क्या कितने गुड्स गुड्स कंपनी ने बनाए, कितने यूनिट्स बनाए, ये दिया हुआ है? तो यस, दिया हुआ है 4000 यूनिट्स। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक सर ये नहीं दिया हुआ, बस यही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कर लेते हैं फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये माइनस में है। हम इसे उस साइड इक्वेशन के दूसरे साइड लेके जाते हैं, तो दिस विल बिकम क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 4000 माइनस 3600, ये जो नंबर है वो वहां चला जाएगा, एंड दिस विल बिकम 400 यूनिट्स। तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स का वर्किंग आपने कर लिया। नाउ यू कैन मूव ऑन टू द फॉर्मेट, यू कैन मूव ऑन नाउ टू द फॉर्मेट। देखो कैसे फॉर्मेट बनाएंगे आप, पहला ही क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना कि सर हम फॉर्मेट कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सा है, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल।
कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2018। वेरी गुड। चलो, कैसे फॉर्मेट बनाएं, क्या क्या कॉलम्स बनाएं, कंफ्यूजन रहती है सर। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। सबसे पहले आप बना लो पर्टिकुलर्स का कॉलम, ठीक है। उसके बाद आप बना लो एक अमाउंट का कॉलम, ठीक है। अमाउंट, कौन सा अमाउंट सर? टोटल अमाउंट, ठीक है। आपने बोला, हमने बना लिया, वेरी गुड। दूसरा हम कौन सा कॉलम बनाएं? दूसरा आपको पर यूनिट पूछा है ना, तो और कौन सा कॉलम बनाओगे? वही कॉलम बनाओ, अमाउंट पर यूनिट, अमाउंट पर यूनिट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप एक प्रेजेंटेशन कर लो। देखो, अब ये पर्टिकुलर्स के नीचे मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ के रखी है जानबूझ के। इसमें आपको कुछ लिखना है। सर क्या लिखना है? लिखिए, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितने? 4000। सोल्ड कितने? 3600। ये आपको हमेशा जब भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है, इस तरह से आप लिख लीजिए, ठीक है। चलो, अब स्टार्ट करते हैं सर। अब बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। अब आपको अगर फॉर्मेट याद हो तो मैंने बताया था, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हम प्राइम कॉस्ट लिखते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं बाय द वे फैक्ट्री के खर्चे से। तो फैक्ट्री में दो खर्चे होते हैं। हम किससे स्टार्ट करते हैं सर? हम फैक्ट्री के खर्चों से स्टार्ट करते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो फैक्ट्री कॉस्ट में सबसे पहले क्या आता है सर? फैक्ट्री कॉस्ट में सबसे पहले डायरेक्ट खर्चा आता है, जिसे हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। मतलब फैक्ट्री के डायरेक्ट खर्चे हो गए। फिर इनडायरेक्ट खर्चे उसके बाद लिखेंगे, जिसे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलते हैं। जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था प्राइम कॉस्ट इज पार्ट ए, अपना सेक्शन ए होता है। हम सबसे पहले उसी से शुरुआत करते हैं। चलो, तो प्राइम कॉस्ट में पहले क्या आएगा सर? प्राइम कॉस्ट में पहले आता है रॉ मटेरियल्स। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, प्राइम कॉस्ट में बिल्कुल रॉ मटेरियल्स आता है। एकदम करेक्ट बात बोली। चलो, कितना रॉ मटेरियल्स दिया हुआ है सर? रॉ मटेरियल्स इज 1,80,000। वेरी गुड। रॉ मटेरियल्स इज 1,80,000। अभी हम पर यूनिट वाला कॉलम जो है उसे फिल नहीं कर रहे हैं, उसे मैं आपको बताऊंगा कैसे फिल करना है। नेक्स्ट क्या आता है सर? नेक्स्ट तो डायरेक्ट वेजेस ही आता है, और कुछ नेक्स्ट नहीं आता, सीधा डायरेक्ट वेजेस आता है। ओके, क्या है आपका डायरेक्ट वेजेस सर? 90,000। चलो ठीक है, 90,000। अब क्या आएगा सर? अब डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। तो क्या इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है? नहीं दिया है। तो बस नहीं दिया तो मत लिखो, सीधा यहाँ पे ऐड करके लिख दो 2,70,000 एज योर प्राइम कॉस्ट, ठीक है। 2,70,000 एज योर प्राइम कॉस्ट, बस। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखें सर? तो नेक्स्ट, टेंशन क्यों लेते हो? नेक्स्ट तो फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखनी है, लिख दो फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा, मैंने बताया था फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री के सारे खर्चे खर्चे कैसे दिए हुए हैं? मशीन से रिलेटेड दिए हुए हैं। कि मशीन सर 1 घंटा चलेगी तो हमारा 8 रुपए का खर्चा होता है। मशीन 1 घंटा चलेगी तो उसका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और फैक्ट्री का रेंट, ये सब मिला के, मशीन क्योंकि फैक्ट्री में लगी होती है तो फैक्ट्री के खर्चे मशीन के थ्रू दिए गए। तो यहाँ पे हमने देखा कि मशीन जो है वो 10,000 घंटे चली है और 1 घंटे का रेट 8 रुपया है। तो 10,000 into 8, this will give you 80,000 rupees, this will give you 80,000 rupees, बस। अब कोई WIP का स्टॉक नहीं है, तो यही तुम्हारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी हो गया। दिस इज योर फैक्ट्री कॉस्ट। 270 प्लस 80 इज 3,50,000, ठीक है, बस इतना। अब जरा याद करो, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद जो स्पेशल खर्चे मैंने आपको गिनाए थे इस लेक्चर की शुरुआत में, क्वालिटी कंट्रोल, R&D, एडमिन बट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेल ऑफ स्क्रैप एंड प्राइमरी पैकिंग, उनमें से एक भी नहीं है। मतलब ये फैक्ट्री कॉस्ट में, इसी को तुम तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हो, इसी को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। बिकॉज फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बीच में ये रहा, ये जो चीजें आती थी, ये वाली चीजें वो नहीं है, ये भी नहीं है,
मतलब हम सीधा अगर फैक्ट्री कॉस्ट पे पहुंचे तो इन सबको छोड़ के हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे पहुंच जाएंगे। तो बस हम कहाँ पहुंच गए सर, हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे पहुंच गए। कितना खर्चा है, 3,50,000। अब क्या ये जरूरी है कि हम सारे खर्चे या सारे के सारे गुड्स जो बनाते हैं उन्हें इसी पीरियड में बेच के खत्म कर दें? नहीं हो सकता। कभी हो सकता है हमारे पास कुछ एंड में स्टॉक बच जाए, हम सारा का सारा मटेरियल नहीं बेच पाए, सारा का सारा गुड्स नहीं बेच पाए। वैसा ही इस क्वेश्चन में भी हुआ है। हमने आउट ऑफ 4,000 सिर्फ 3,600 यूनिट्स बेचे हैं, कम बेचे हैं। ठीक है, तो अब आप याद रखो कि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है, यहां पे आके एक बार अपना कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम भी फिल कर लेंगे। कैसे फिल करेंगे? मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, जब भी हम कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग हम जब भी करेंगे तो आपको ध्यान देना पड़ता है, पहला अप टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अप टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम जो टोटल अमाउंट है या जो टोटल कॉस्ट है उसे किससे डिवाइड करते हैं सर? हम उसे डिवाइड करते हैं यूनिट्स प्रोड्यूस से। एंड इन दिस क्वेश्चन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर, बोलो 4,000। ठीक है, तो इन सारे खर्चों को सबको 4,000 से डिवाइड करते चलो। चलो आ जाओ, आपके साथ में मैं भी करता हूं डिवाइड। 1,80,000 डिवाइड बाय 4,000, दिस विल गिव यू 45 रुपीज। तो बस बाजू में आके 45 रुपीज लिख दीजिए। ठीक है, सेम वे 90,000 डिवाइड बाय 4,000, दिस विल गिव यू 22.5, लिख दीजिए यहां पे। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 45 प्लस 22.5, दिस विल गिव यू 67.5। या तो आप ये काम जो है वो 2,70,000 डिवाइड बाय 4,000 करके भी कर सकते हो, वही आंसर आएगा। नाउ 80,000 डिवाइड बाय 4,000, ये तो बिना कहे 20 रुपया ही आएगा। ओके, ऐड कर देते हैं, दिस विल गिव यू 87.5। मतलब एक यूनिट बनाने में मुझे पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में 87.50 का खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, ओके, बताओ कुछ ओपनिंग स्टॉक है? नहीं है सर, सीधा क्लोजिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक ऐड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो है ही नहीं। तो आप सीधा सीधा करोगे लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब बस सर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालें? थोड़ा कंफ्यूजन है, बहुत इजी। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स is valued at cost of production। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितना है? 87.5। एक यूनिट बनाने का खर्चा 87.5। तुम्हारे पास कितना यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है? 400 यूनिट का। तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी 400 यूनिट इंटू 87.5। बताओ 400 इंटू 87.5, दिस इज गिविंग यू 35,000। दिस विल गिव यू 35,000। उतना आप माइनस करोगे यहां से, और यहां कुछ मत लिखना। तो दिस विल गिव यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, 3,50,000 माइनस 35,000 विल गिव यू 3,15,000। अब बताओ सीओजीएस के बाद हम सबको किससे डिवाइड करते हैं? सीओजीएस के बाद, तो सर सीओजीएस के बाद फ्रॉम सीओजीएस ऑनवर्ड्स हम क्या करते हैं? कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड बाय किससे डिवाइड करते हैं? यूनिट्स सोल्ड से। टोटल कॉस्ट को किससे डिवाइड करते हैं सर? यूनिट सोल्ड से। ठीक है, चलिए, यूनिट सोल्ड इन दिस क्वेश्चन इज 3 लाख, 3 लाख नहीं, 3,600। ये रहा यहाँ पे 3,600। अब सीओजीएस के बाद जितने भी खर्चे आने वाले हैं आपको हर किसी खर्चे को 3,600 यूनिट से डिवाइड करना है। 3,600 यूनिट्स सोल्ड से डिवाइड करना है। चलिए, 3,15,000 डिवाइड बाय 3,600 is giving you 87.5।
ये रहा 87.5। अब COGS के बाद सर एक ही खर्चा बच जाता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके साथ में एडमिन रिलेटेड टू एडमिन जनरल। ओके चलो नेक्स्ट, अभी तक 3 हो चुके थे, नाउ दिस इज 4th, एडमिन जनरल। एडमिन जनरल कितना था सर? सर ये 35,000 था, बिल्कुल 35,000, ये रहा। फिर क्या? फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना लिखा हुआ है सर? 5 रुपीज पर यूनिट सोल्ड। यहां लिखा हुआ है ना 5 रुपीज पर यूनिट सोल्ड, 5 रुपीज फॉर एवरी यूनिट सोल्ड। तो पर यूनिट तो आपको आंसर देके रखा हुआ है 5 रुपया, 5 रुपया। ठीक है, अच्छा एक बार इसे भी डिवाइड कर देते हैं, 35,000 डिवाइड बाय 3,600, दिस विल गिव यू 9.72, 9.72। ठीक है चलो 9.722, 35,000 डिवाइड बाय 36,000, इतना ही है खर्चा। यस ऑब्वियसली इतना ही है, 3,600। ओके नेक्स्ट, सेलिंग ओवरहेड्स 5 रुपया पर यूनिट सोल्ड, 5 रुपया पर यूनिट सोल्ड। तो हमने 5 इंटू 3,600 यूनिट बेचे हैं, 5 इंटू 3,600, दिस विल गिव यू 18,000। चलो आ गया, सेलिंग ओवरहेड्स भी ऐड हो गया सर, सारे खर्चे ऐड हो गए, बिल्कुल सारे खर्चे ऐड हो गए। अब इसे ऐड क्यों नहीं कर देते? चलो ऐड कर दो, ऐड करके बताओ कॉस्ट ऑफ सेल क्या आ रहा है, कैलसी चलाते रहो। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 3,15,000 प्लस 35,000 प्लस 18,000, और ये आ रहा है 3,68,000। सर पर यूनिट कितना आ रहा है? तो 3,68,000 को डिवाइड बाय 3,600, दिस इज गिविंग यू 102.22। ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको सिंपल ऐड प्रॉफिट, और आपका फाइनल आंसर आएगा सेल्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, इस क्वेश्चन में आपको सेल्स दिया हुआ, इस क्वेश्चन में आपको सेल्स दिया हुआ। सेल्स कितना दिया है सर? 125 पर यूनिट, 125 रुपीज पर यूनिट। तो पर यूनिट में जाके लिखना 125। अच्छा ऐसे हमने कितने यूनिट्स बेचे हैं? 3,600 इंटू 125, चलो कर दो मल्टीप्लाई, 3,600 इंटू 125, कितना आंसर आया सर? 4,50,000, करेक्ट आंसर आया आपको। अब जो बचा बैलेंसिंग फिगर, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज प्रॉफिट, प्रॉफिट इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है चलो माइनस करके बताओ जरा, 4,50,000 माइनस 3,68,000 इज गिविंग यू 82,000। अच्छा इसे पर यूनिट में कन्वर्ट कर दो, तो डिवाइड बाय 3,600, ये आ रहा है आपका 22.78, 22.78, एंड दिस क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है, तो इस दिस क्वेश्चन एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन? देख लो जरा ध्यान से, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, शुरुआत हमने एज इट इज जैसे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है वैसे ही की है। जो चीजें क्वेश्चन में नहीं दी उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो चीजें दी हुई हैं सिर्फ उतनी ही आप लिखें जिनकी क्वेश्चन में आंसर्स जिनके दिए हुए हैं और जिनकी यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, जो नहीं दिए उनकी जरूरत नहीं है आपको। साथ साथ में वर्किंग आपको कुछ इस तरह से दिखाती रहनी है। तो कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग आपने दिखाई, इसमें वर्किंग तो वैसे कुछ था नहीं। ठीक है, वर्किंग बस आपको ये दिखाना था, ये एक वर्किंग है जो आपको दिखानी पड़ेगी कि आपके नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे आए। ठीक है, आपके नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे आए, बाकी तो इसमें कोई और वर्किंग नहीं है। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। होपफुली सबको समझा होगा, हमने बड़े आराम से ये क्वेश्चन किया है। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखिए, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 2। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन रीड करना इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा ध्यान से क्वेश्चन रीड करोगे। चलो साथ में रीड करते हैं।
चलो लेट्स रीड। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन obtained from the records of ABC Corporation for the period from June 1 to June 30। मतलब एक महीने का डेटा है ये, एक महीना, ठीक है, एक महीने का डेटा। देखो ध्यान से भाई, ऑन June 1 ऑन दिस ऑन June 1 2008, मतलब ये June 1 साल के या महीने के पहले दिन की बात हो रही है। उस दिन हमारे पास रॉ मटेरियल इतना पड़ा था, WIP का स्टॉक इतना पड़ा था, क्लोजिंग स्टॉक का इतना स्टॉक पड़ा था, फिनिश गुड्स का इतना स्टॉक पड़ा था। तो ये जो पहले दिन की है स्टॉक है, 1 तारीख की June 1 की, ये सब तुम्हारे लिए ओपनिंग स्टॉक हुआ। कौन सा स्टॉक हुआ? ओपनिंग स्टॉक, बिकॉज ये मंथ की शुरुआत है। और 30 जून मतलब ये हो गया साल का एंड, महीने का एंड, ठीक है, ये हो गया महीने का एंड। मतलब ये सारी चीजें जो है वो सब आपके लिए क्लोजिंग स्टॉक है, वो सब आपके लिए क्लोजिंग स्टॉक है। तो June 1 के नंबर्स ओपनिंग स्टॉक, June 30 के नंबर्स क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपने पूरे महीने काम क्या किया, देखिए जरा। पूरे महीने हमने कुछ रॉ मटेरियल्स परचेज किए हैं, ओके, वेजेस पे किया है, फैक्ट्री ओवरहेड्स पे किया है, एडमिन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ध्यान देना जरा, एडमिन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कहीं ना कहीं अब ये फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आएगा, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ये अपने स्पेशल कॉस्ट में आ गया। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दे के रखा हुआ है, सेल्स उसका अमाउंट भी दे के रखा हुआ है। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं है, नंबर ऑफ यूनिट्स आर नॉट गिवन, तो पर यूनिट का कॉलम नहीं बनेगा। मैं ये बात यहां पे आपको एकदम क्लियर लिख देता हूं। सिंस number of units of finished goods are not given, okay, per unit column is not required, per unit column is not required, per unit column is not required। तो आपको सिर्फ अमाउंट का कॉलम बनाना है। देखिए किस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करेंगे। सर क्या प्रेजेंटेशन में कोई बड़ा चेंज आने वाला है? बिल्कुल चेंज कोई बड़ा नहीं आने वाला, आपको सिंपल प्रेजेंटेशन करनी है। ठीक है, चलिए, कॉस्ट शीट for the month of June 2018, ठीक है। फॉर्मेट बड़ा ही सिंपल है, ना कोई अपने को यूनिट्स की वर्किंग करनी है, तो आप सीधा पर्टिकुलर्स और एक कॉलम अमाउंट का बना लीजिए, दैट्स इट, हो गया अपना सोल्यूशन, इतने में हो जाएगा, ठीक है। चलो ना, सबसे पहले हम स्टार्ट किससे करते हैं? सर गुड्स बनाने के लिए हमें पहले चाहिए रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम दिया है क्या? कंज्यूम्ड, देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम तो नहीं दिया सर, रॉ मटेरियल कंज्यूम तो नहीं दिया, लेकिन परचेज दिया है, और रॉ मटेरियल के ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हैं। तो क्या करना पड़ेगा सर? रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम निकालना पड़ेगा। कैसे? तो हम रॉ मटेरियल्स कंज्यूम कैसे निकालते हैं, ध्यान देना जरा। रॉ मटेरियल्स कंज्यूम इज, सबसे पहले तो आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखोगे, देन परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। चलिए बताइए, ओपनिंग स्टॉक इज 60,000, परचेजेस आर 4,80,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 50,000, करो ऐड, हाउ मच? 60,000 plus 4,80,000 will give you 5,40,000, minus 50 will give you 4,90,000। तो ये रहा आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम, पहला आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट इज डायरेक्ट वेजेस।
direct wages, and that is given. Wages paid are 2,40,000. डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए तो यही आपका प्राइम कॉस्ट बन जाएगा, यही आपका प्राइम कॉस्ट बन जाएगा। कितना? 4,90,000 plus 2,40,000 will give you 7,30,000. This is your prime cost. Now what? Now you'll have to add factory overheads. So third, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना दे रखा है इन्होंने? फैक्ट्री ओवरहेड्स इज, ये देखो यहां पर 1,00,000 रुपया, 1,00,000, 1,00,000। अब क्या मिलेगा हमें? अब हमें मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट, लेकिन ये ग्रॉस है, बस ये ग्रॉस है, बिकॉज इस क्वेश्चन में WIP का स्टॉक दिया हुआ है। यस, करेक्ट बोला। चलो, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट इज 8,30,000। अब सबको मालूम है यहाँ पे आगे क्या करना है सर? आगे हमें WIP का स्टॉक एडजस्ट करना है, तो ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। सर ओपनिंग WIP कितना? क्वेश्चन में देखो, मॉड्यूल निकाल के रखिए आप लोग अपने। ओपनिंग WIP का कॉस्ट है 12,000, क्लोजिंग इज 15,000, तो 12,000 minus 15,000 here. Now you'll get factory cost. ठीक है, चलिए 8,30,000 plus 12,000 minus 15,000, this should give you 8,27,000. ओके, चलो सब साथ में कैलकुलेशन करते रहिएगा। नाउ फैक्ट्री कॉस्ट के बाद एक स्पेशल खर्चा है आपके पास, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, उसे ऐड कर दीजिए। तो एडमिन विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, अगर रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो हमेशा फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आने वाला है। सर अमाउंट कितना है? तो अमाउंट देखिए कितना है, अमाउंट इज 50,000, 50,000 ये रहा, मैंने ऐड कर दिया। बाकी ना क्वालिटी कंट्रोल है, ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ना पैकिंग कॉस्ट है, ना ही कोई सेल ऑफ स्क्रैप है, तो और कोई खर्चे नहीं है। हम पहुंच गए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 8,27,000 minus 50,000, 8,27,000 minus 50,000, सब लोग साथ में कैलकुलेट करते रहेंगे। दिस विल गिव यू 7,77,000। ओके, नाउ नेक्स्ट सर, अब इसमें से ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एडजस्ट करना है। बिल्कुल, आप लोग बोले नहीं, करेक्ट, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एडजस्ट करना। ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बोथ द नंबर्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, 90,000 और 1,10,000। तो ऐड 90,000 लेस 1,10,000। आ जाओ बता दो आंसर। 7,77,000 plus 1,10,000 minus 90,000 will give you 7,97,000, और हम इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स। बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यस, ठीक है। अब ऐड करना है आपको आपका सेलिंग कॉस्ट। होपफुली क्वेश्चन में दिया हो, बिल्कुल दिया है, सीधा आंसर ही देके रखा हुआ है आपको। ये देखिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 25,000, बस सिंपल ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट खर्चा है ये आपका पांचवा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 25,000, ठीक है। 7,97,000 plus 25,000, this will give you 8,22,000 and this is your cost of sales plus profit will give you sales, ठीक है, प्लस प्रॉफिट विल गिव यू सेल्स। चल, सेल्स का फिगर मिल गया। ओके, जरा देखते हैं सेल्स दिया है या हमें फाइंड आउट करना है। तो ये रहा सेल्स, 10 लाख रुपए आपका सेल दे के रखा हुआ है।
सेल्स आर 10 lakhs, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो प्रॉफिट जो है अपना, ये अपना बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, करिए कैलकुलेट बैलेंसिंग फिगर। 10 lakhs माइनस 822, ये आ रहा है कुछ 1,78,000, और मुझे ही नहीं सबको यही आंसर आ रहा है, तो आंसर इज करेक्ट। ठीक है, अब देखिए आपको क्वेश्चन में पूछा क्या क्या था इन्होंने। तो आपसे कुछ चीजें ज्यादा ही पूछ रखी थी इन्होंने। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो एक बार बता दीजिए इंस्टीट्यूट को कि आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल लिया। नेक्स्ट प्राइम कॉस्ट, तो आपके पास प्राइम कॉस्ट भी है। नेक्स्ट इज फैक्ट्री कॉस्ट, तो आपके पास ये रहा आपका फैक्ट्री कॉस्ट, वो भी है। तीसरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपके पास आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है। नेक्स्ट दे हैव आस्क्ड नेट प्रॉफिट, तो ये तो हमने अभी अभी निकाला और हाईलाइट भी कर लिया है, 1,78,000। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सब कुछ दिया हुआ था, हमें कोई वर्किंग करने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ी, बस आपके पास फॉर्मेट था, आप उस हिसाब से खर्चे लिखते गए और सोल्यूशन आ गया। ठीक है, चलिए, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। नाउ अगर अब मैं देखूंगा मॉड्यूल में, तो यहां इन्होंने आपको 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं इलस्ट्रेशन में, बाकी के क्वेश्चन जो है मॉड्यूल के पीछे। ठीक है, जब कोई चैप्टर खत्म हो जाता है तो आपको समरी दी हुई है, समरी के बाद कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके आपको मिलेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े ढंग के क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ये पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन भी होते हैं, तो इनके ऊपर आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। चलिए, तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन दिए इन्होंने, 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ इन्होंने देके रखा हुआ है कि आप इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दो, आपसे ऐसा कहा जा रहा है। ओके, तो वी आर स्टार्टिंग विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। चलो, द बुक्स ऑफ आदर्श मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। तो ये जो डेटा है ये 1 महीने का डेटा है। ठीक है, 1 महीने का डेटा दिया हुआ। इस पर्टिकुलर मंथ में डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट हुआ है 17,500, बीइंग 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स। मतलब डायरेक्ट लेबर इज 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स। डायरेक्ट लेबर इज 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स। डायरेक्ट वेजेस इज 175% ऑफ वर्क्स, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स। वर्क्स ओवरहेड्स का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेजेस 175 है तो ओवरहेड्स 100 रुपया है, मतलब वेजेस इज 175% ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंसेस। मतलब सीओजीएस के अंदर एडमिन नहीं है, और सीओजीएस के अंदर एडमिन कब नहीं होता, जब एडमिन जनरल हो। अगर वो एडमिन खर्चा रिलेटेड टू प्रोडक्शन होगा तो कहीं ना कहीं वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आ जाएगा और सीओजीएस के अंदर आ जाएगा। तो अगर एडमिन का खर्चा सीओजीएस के अंदर नहीं आ रहा, सीओजीएस के बाद आने वाला है, इसका मतलब इट्स अ जनरल एडमिन। ठीक है, तो सीओजीएस अपने को देके रखा हुआ है, सीओजीएस इज 56,000। नाउ इन्वेंट्री अकाउंट, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक अकाउंट। इन्वेंट्री का मतलब सर स्टॉक अकाउंट, करेक्ट बोला, स्टॉक। अब अप्रैल 1 का मतलब बोलो ओपनिंग स्टॉक, अप्रैल 30 मतलब क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे के रखे हुए हैं, दिस इज ओपनिंग एंड दिस इज क्लोजिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अदर डेटा क्या है इसके अलावा। सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, जनरल एडमिन दिया हुआ है, जनरल एडमिन, और सेल्स दे के रखा हुआ है 75,000। इतना कुछ आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्या नहीं दिया, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मटेरियल्स परचेज्ड। मटेरियल्स परचेज्ड आपको नहीं दिया, ये आपको फाइंड आउट करना है। एंड देन प्रिपेयर अ कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड आल्सो द प्रॉफिट अर्न। तो मटेरियल्स कंज्यूम्ड हमें निकालना पड़ेगा। ओके, मटेरियल्स कंज्यूम नहीं दिया है, तो इस कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है कि आपको आंसर्स दे रखे हैं, सेल्स दिया हुआ है आपको, सीओजीएस दिया हुआ है। ठीक है,
मतलब आंसर दिया हुआ है, कुछ फिगर्स मिसिंग है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करिए, पहले पूरा कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट बना लीजिए, फिर देखिए क्या क्या चीजें मिसिंग है, और उसे हम कहीं ना किसी तरह से वर्किंग करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सी हाउ द प्रेजेंटेशन विल लुक। एग्जाम्पल, दिस इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, ठीक है, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट। पर्टिकुलर्स, यहां भी सेम वे, कोई नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स की वर्किंग नहीं करनी है आपको। सिंपल, आपको पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट, ये कॉलम बना देने हैं, और ऊपर हेडिंग जरूर लिखनी है, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ, ओके ओके। चलो स्टार्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। बताओ ये कैसे आता है। तो सर ये आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओके, प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। अब आप देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो दे हैव गिवन 8000 ओपनिंग स्टॉक और 10,600 क्लोजिंग स्टॉक। तो 8000 एंड दिस इज 10,600। बाकी आपको परचेज नहीं दिया हुआ, ठीक है। परचेज का फिगर नहीं मालूम, परचेज नहीं जानते, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आपको परचेज नहीं मालूम है तो आपको कहीं ना कहीं ये वाला नंबर, ये भी मालूम नहीं होगा, ठीक है, ये वाला नंबर भी मालूम नहीं होगा। चलो, तो 2 क्वेश्चन मार्क जनरेट हो गए। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट वेजेस। कितना दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस है 17,500, 17,500, ठीक है। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट वेजेस ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा प्राइम कॉस्ट, बट प्रॉब्लम ये है कि प्राइम कॉस्ट भी नहीं मिल सकती बिकॉज रॉ मटेरियल्स कंज्यूम नहीं मालूम। एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क यहां भी लग गया, ओके। चलिए, प्राइम कॉस्ट के बाद थर्ड, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब ये फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना होगा, वर्क्स ओवरहेड्स यहां पे लिखा हुआ है। लेबर कॉस्ट इज 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स, तो वर्क्स ओवरहेड्स कितना होगा। सी, इन दैट केस हाउ द वर्किंग विल लुक लाइक। जैसे हमने देखा कि अगर ओवरहेड्स 100 है तो वेजेस 175 है, तो अगर वेजेस 17,500 हुआ, 17,500 ही है ना, यस, तो ओवरहेड्स कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो दिस विल बी 17,500 इंटू 100 डिवाइड बाय 175 और आपको आंसर आ जाएगा 10,000 रुपए। ओवरहेड्स इज 10,000 रुपीज। लेकिन अफसोस आपको कहीं ना कहीं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपके पास प्राइम कॉस्ट का फिगर नहीं है। तो एक क्वेश्चन मार्क यहां भी जनरेट हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब एड एंड लेस ओपनिंग क्लोजिंग WIP, ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन में, WIP ये रहा आपका WIP, दिस इज 10,500 एंड 14,500, तो ये होगा 10,500 एंड दिस विल बी 14,500,
इसे हम लेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। बट अफसोस अभी आपको फैक्ट्री कॉस्ट भी नहीं मिल सकता, तो ये भी एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क जनरेट हो गया। आगे ये लो, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आएगा यहाँ पे ऐड। अच्छा लेसन, याद करो आपके स्पेशल खर्चे, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, पैकिंग, स्क्रैप, कुछ भी नहीं है। तो ये तुम्हारा फैक्ट्री कॉस्ट ही कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगा। फैक्ट्री कॉस्ट विल बिकम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या करें सर? बिल्कुल, अब तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करना पड़ेगा, ऐड और लेस करना पड़ेगा। तो ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना है? लेट्स सी दैट ये है 17,600 और 19,000। 17,600 और 19,000 माइनस करेंगे, अब हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आ गया है क्वेश्चन में यहाँ पे एक ट्विस्ट, और ट्विस्ट क्या बोले, ये इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ कर दिया सिंपल। सीओजीएस का अमाउंट आपको दिया हुआ है, सीओजीएस का अमाउंट आपको दे दिया इन्होंने क्वेश्चन में। सीओजीएस इज 56,000। ठीक है, आइए यहां लिख दीजिए सीओजीएस इज 56,000। अब हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। वी विल ऐड नाउ जो नेक्स्ट खर्चा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट खर्चा इज योर एडमिन जनरल। ठीक है, और एडमिन का जो खर्चा है वो इन्होंने दिया हुआ है आपको। एडमिन ओवरहेड्स आर 2,500 और सेलिंग जो है वो 3,500 है। तो दिस इज 2,500। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर 3,500। ऐड करो, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, चलो 56,000 प्लस 6,000, या दिस विल गिव यू 62,000। क्या आपको सेल्स भी दिया हुआ है? लेट्स सी दैट। सेल्स भी सर दिया हुआ है। सेल्स कितना दिया हुआ है? 75,000। आओ सेल्स भी लिख दें। ये रहा एड प्रॉफिट, यू विल गेट सेल्स। ठीक है, ये रहा सेल्स दे के रखा हुआ 75,000 है, माफ करना। अब बताओ प्रॉफिट कैसे आए? बिल्कुल करेक्ट बोला, प्रॉफिट सर बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। निकालो बैलेंस, निकाल दीजिए बैलेंस। 75 माइनस 62 इज 13,000 रुपीज। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। लेकिन यहाँ अपना काम खत्म नहीं होता, हमें जो मिसिंग नंबर्स हैं वो अब फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सर अब कैसे फाइंड आउट करें? बिल्कुल सही तरीका होगा इसे सॉल्व करने का कि आप उल्टा जाओ, रिवर्स। बिकॉज आपको ऊपर के नंबर्स नहीं मालूम, नीचे के नंबर्स मालूम है। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो रिवर्स फ्रॉम हियर। यहां से आप उल्टे जाओ, और उल्टा जाते वक्त एक रूल याद रखना, ऐड का लेस, लेस का ऐड करना पड़ेगा। जो भी चीजें आपने ऐड की थी अब वो लेस करनी पड़ेंगी, और जो भी चीजें आपने लेस की थी अब वो ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, आइए, ये क्लोजिंग स्टॉक हमने लेस किया था, ओपनिंग स्टॉक ऐड किया था, अब उसका उल्टा कर दीजिए। जो माइनस था 19,000 उसे ऐड कर दीजिए 56 में। तो 56,000 प्लस 19,000 माइनस 17,600 विल गिव यू 57,400। ये आंसर आ रहा है 57,400। आंसर आ गया 57,400। क्या किया हमने? सर हम उल्टा गए, लेस को ऐड किया, ऐड को लेस किया। ठीक है,
अब अगर आपको ये नंबर मिल गए हैं, चलो वापस एक बार उल्टा चाहिए। 57,400 प्लस 14,500 माइनस 10,500 will give you 61,400. आंसर इज 61,400। चलिए 61,400। ठीक है, एक बार वापस उल्टा जाते हैं। 10,000 रुपए क्योंकि हमने ऐड किए थे, अब हमें लेस करने पड़ेंगे। आंसर आएगा 51,400। ओके, चलो अब बताओ, वेजेस हमने ऐड किया था मटेरियल के अंदर, तो अब लेस करना पड़ेगा। लेस कर देते हैं। 51,400 माइनस 17,500 will give you 33,900। 33,900। ठीक है, इस 33,900 तक हम कैसे पहुंचे थे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अब आपको कुछ रिवर्स काम करना पड़ेगा। 33,900 में 10,600 ऐड करिए। ये 10,600 को आपको ऐड करना पड़ेगा, इसे आपको ऐड करना पड़ेगा। इसे आप ऐड करिए और इसे लेस करिए। ठीक है, 33,900 प्लस 10,600 माइनस 8,000 विल गिव यू 36,500। तो अपना आंसर आया है 36,500। ये रहा अपना आंसर। तो ये क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि आप रॉ मटेरियल परचेज का जो अमाउंट है वो निकाल के बता दीजिए। ये हमने निकाल के बता दिया। और कॉस्ट शीट बना दीजिए, हमने कॉस्ट शीट भी बना दी। ठीक है, तो ये था कुछ एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें उल्टा रिवर्स जाके सॉल्व करना था। बाकी तो सारे पार्ट जो है बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए आई होप ये समझ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। आ जाइए, रीड करते हैं। अ कंपनी हैज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। कैपेसिटी मतलब प्रोड्यूस कर सकती है। कंपनी के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो 1,00,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है हर महीना। हर महीना कंपनी 1,00,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है। इट्स वर्क्स कॉस्ट का मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। और फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आता है? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद फैक्ट्री कॉस्ट आता है। तो वहां तक का आंसर आपको रेडीमेड दे दिया इन्होंने। एट वेरिंग लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन इज एज अंडर। अगर हम 10% लेवल पे काम करेंगे, 10%, अगर हम 10% कैपेसिटी पे काम करेंगे तो 1,00,000 का 10% मतलब हम 10,000 यूनिट्स बनाएंगे। 20% कैपेसिटी पे काम करेंगे तो 20,000 बनाएंगे। उस केस में अपना वर्क्स कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा? 400, 390, ये पर यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब आपको कहीं ना कहीं वर्क्स कॉस्ट तक का सारा सोल्यूशन जो है वो एक ही वर्ड में, एक ही लाइन में, एक ही नंबर में दे दिया गया। ऐसे ही हम 100% तक के आंसर्स हमने हमें दिए हुए हैं। ठीक है, अगर हम 100% कैपेसिटी पे काम करेंगे तो कितने गुड्स बनाएंगे? हम गुड्स बनाएंगे सर 1,00,000 यूनिट्स, क्योंकि कंपनी की कैपेसिटी जो है वो 1,00,000 यूनिट्स की है। 1,00,000 यूनिट्स का 10% इज 10,000, 1,00,000 यूनिट्स का 20% इज 20,000, 1,00,000 यूनिट्स का 30% इज 30,000। ऐसे करते करते आपको नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए। इट्स फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंसेस। एडमिन का मतलब मैनेजमेंट के खर्चे 1,50,000 रुपए हैं। फिक्स्ड मार्केटिंग के खर्चे 2,50,000 रुपए हैं पर मंथ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये जो खर्चे हैं ये सेलिंग, कहीं ना कहीं अपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे। S&D ओवरहेड्स और एडमिन एक्सपेंस जनरल में आ जाएंगे। नाउ द वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अमाउंट्स टू ₹30 पर यूनिट। 30 पर यूनिट मतलब हर एक यूनिट बेचेंगे तो हमें 30 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिलीवरी का खर्चा करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिलीवरी का खर्चा करना पड़ेगा हर एक यूनिट के पीछे। डिलीवरी कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, चलिए। नाउ अब ये लाइन ध्यान से पढ़ना, यहां तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इट कैन सेल 100% ऑफ इट्स आउटपुट। 100% मतलब पूरे 1,00,000 यूनिट्स कंपनी बेच सकती है 500 रुपए पर यूनिट पे। 500 रुपए की सेलिंग प्राइस पे कंपनी सारे के सारे
1,00,000 यूनिट्स बेच सकती है, प्रोवाइडेड का मतलब कुछ कंडीशन है। क्या करना पड़ेगा कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को इनकर करना पड़ेगा कुछ फॉलोइंग फर्दर एक्सपेंडिचर। फॉलोइंग फर्दर का मतलब एक्स्ट्रा खर्चे, कुछ एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ेंगे। अगर पूरे के पूरे 1,00,000 यूनिट्स बेचने हैं, ठीक है, पूरे के पूरे 1,00,000 यूनिट्स बेचने हैं तो कुछ एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ेंगे। क्या है वो खर्चे? सबसे पहले कंपनी को हर एक यूनिट के साथ 30 रुपए का गिफ्ट देना पड़ेगा। मतलब जो कोई भी कस्टमर खरीदने आता है गुड्स, ठीक है, तो गुड्स के साथ में मान लो मैं एक कैल्सी बेच रहा हूं, तो मैं एक कैल्सी के साथ में मान लो 30 रुपए की पेन मैंने अटैच कर दी। ये 30 रुपए की पेन मैंने अटैच कर दी एज गिफ्ट, कि जो कोई भी कैल्सी खरीदेगा उसे 30 रुपए की पेन गिफ्ट में मिलेगी। तो क्या होगा, थोड़ा गिफ्ट के चक्कर में हो सकता है सेल बढ़ जाए, ये एक तरीका है अगर आपको ज्यादा सेल करना है तो ये पहला खर्चा हो गया। दूसरा, कंपनी लकी ड्रॉज निकालेगी। देखिए लकी ड्रॉज जो है वो तो बहुत कॉमन तरीका है कि आप लोग ये चीजें खरीदिए, जो भी लकी ड्रॉ जिसका भी नंबर आ गया उसे हम इनाम देंगे। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। लकी ड्रॉ में कंपनी ने बोला है कि जिसका भी फर्स्ट प्राइज आएगा उससे 50,000, सेकंड प्राइज वाले को 25,000, थर्ड प्राइज वाले को 10,000 मिलेंगे। और अगर कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं आया तो उसे निराश होने की जरूरत नहीं है। उनमें से जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए फर्स्ट सेकंड थर्ड में, उनमें से 3 लोगों को कंसोलेशन प्राइजेस दिया जाएगा। 3 लोगों को कंसोलेशन प्राइजेस की चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपका नंबर नहीं है तो रो मत, आपको हम 5-5 हजार रुपए दे रहे हैं, तो उन्हें 5-5 हजार रुपए 3 लोगों को मिलेंगे। तो अब देखो खर्चा क्या हो गया, 50,000 प्लस 25,000 सेकेंड प्राइज प्लस 10,000 थर्ड प्राइज और लास्ट में 5,000 इंटू 3 मतलब 15,000 और तो ये सब मिला के हो गए 1,00,000 रुपए। तो कहीं ना कहीं कंपनी 1,00,000 रुपए का लकी ड्रॉ में खर्चा कर देगी, 1,00,000 रुपए लकी ड्रॉ में खर्च कर देगी। ठीक है, 1,00,000 रुपए का खर्चा कंपनी लकी ड्रॉ में कर देगी। उसके बाद इट स्पेंड्स ₹1,00,000 ऑन रिफ्रेशमेंट सर्व्ड एवरी मंथ टू इट्स कस्टमर्स। दूसरा तरीका क्या है सेल बढ़ाने का, तो सेल बढ़ाने का तरीका यह है कि जो भी कस्टमर्स आपके शोरूम में आते हैं उन्हें चाय पानी पूछिए कि सर आपको चाय लेंगे पानी लेंगे, तो क्या है उनकी एक है ना एक अटैचमेंट हो जाएगा आपके शोरूम से, आपकी कंपनी से एक अटैचमेंट हो जाएगा। यार जब भी हम इस कंपनी में जाते हैं तो भले वो चूना लगा रहे हैं अपने को लेकिन चाय पानी देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो हो सकता है दूसरों को रेफर करे या फिर वापस आए, जिससे हमारा सेल बढ़ेगा। अभी क्या होता है जैसे मेरा जो सलून है, ठीक है, जिस सलून में मैं बाल कटाने जाता हूँ, ठीक है, अभी तो मैंने खुद से ही लॉकडाउन में इसे जीरो कर दिया था, लेकिन बाय द वे जिस सैलून में मैं बाल कटाने जाता हूँ उसने क्या किया हुआ है कि उसने एक छोटे से बास्केट में कैंडीज रखे हुए हैं, ठीक है, वो जो 1 रुपए 2 रुपए की कैंडीज मेलेडी होती है एक्लेयर्स होते हैं वैसे रखे हुए हैं, और फ्रिज के अंदर जूस रखा हुआ है, शरबत रखा हुआ है। तो जैसे ही कोई भी कस्टमर आएगा या मैं गया तो फटाफट वो लोग जो है ना जूस लेके आते हैं, पूछते सर आपको जूस चाहिए। तो अब बहुत लोग होते हैं जो ऐसे बाहर से आ रहे हैं उन्हें प्यास लगी हुई पी लेते हैं, उन्हें अच्छा लगता है यार ये सैलून वाला जो है वो कितना रिस्पेक्ट कर रहा है यार, घर पे कोई चाय पानी नहीं पूछता मुझे, यहाँ पे सैलून वाला मुझे जूस पूछ रहा है। इमोशनल हो जाओगे आप, ठीक है, सैलून से एक अटैचमेंट हो जाएगा। ऊपर से उसने कैंडी रखी हुई है। बच्चे लोग जब आते हैं ना, स्पेशली जब छोटे 4-5 साल के बच्चे लोग आते हैं और वो जब बाल कटा के जाने लगते हैं या फिर वहां बैठे होते हैं तो बोलते हैं बेटा इसमें से, सैलून वाला बोलता है बेटा इसमें से कैंडी ले लो खाते रहो यार, अपना ही घर समझो। बच्चा एकदम रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, होम फीलिंग आती है उसको, एट होम। दो चार कैंडी खा लिए यार, 5 रुपए का खर्चा कर दिया उसने। जाते वक्त वापस बोलेंगे बेटा 1-2 लेके जाओ, 5 और उठा लिए, 10 हो गए। अब वो 10 रुपए का कंपनी का खर्चा हुआ मान लो कैंडीज का, उसके पीछे उसने बच्चे से 200 रुपए बाल काटने के ले लिए, हो गई कमाई। यहीं पे बात खत्म नहीं होती। अगली बार जब बच्चे को बाल कटवाना होगा 1 महीने बाद, डैडी बोलेंगे बेटा किधर जाएगा, तो क्या बोलेगा वो बच्चा, पापा मुझे तो उधर ही जाना है, वो अंकल चॉकलेट देते हैं। अब सोचो जरा, 10 रुपए का उसने चॉकलेट खर्च किया और 200 रुपए बाल कटाने के निकाल लिए। तो ये तरीका होता है बिजनेस करने का। तो कुछ ऐसा ही कंपनी भी करेगी कि हर एक कस्टमर्स को चाय पानी ऐसे कुछ ना कुछ पूछेगी ताकि हमारा सेल बढ़े, ठीक है, चूना लगाएगी अपने को। 1,00,000 रुपए वहां चले गए।
और उसके बाद एक और खर्चा करेगी, टेलीविजन प्रोग्राम को स्पॉन्सर करेगी। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल केबीसी। तो एक वीकली एक प्रोग्राम आता है, ठीक है, तो लिखा हुआ आएगा, कंपनी का क्या नाम है, ए लिमिटेड। ठीक है, तो ऐसा लिखा होगा, ए लिमिटेड प्रेजेंट्स केबीसी। ठीक है, ए लिमिटेड का बड़ा सा नाम हाईलाइट किया जाएगा, स्पॉन्सरशिप, ओके। या ए लिमिटेड आईपीएल, जैसे वीवो आईपीएल है, ए लिमिटेड आईपीएल, उस तरह का कुछ स्पॉन्सरशिप करेंगे, एक वीकली प्रोग्राम में करेंगे, जहां इन्हें 20 लाख रुपए महीने के देने पड़ेंगे, 20 लाख रुपए महीने के कंपनी को देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इनके स्पेशल खर्चे हैं। अच्छा, ये स्पेशल खर्चे करने से ए टू डी जो स्पेशल खर्चा है, उससे कंपनी को फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि इनका सारा प्रोडक्ट बिक जाएगा, पूरे के पूरे 1 लाख यूनिट्स जो है वो बिक जाएंगे। अदरवाइज अदरवाइज अगर इन्हें पूरा ये स्पेशल खर्चा नहीं करना, अगर कंपनी को ये स्पेशल खर्चा नहीं करना, तो भी कंपनी कैन मार्केट 30% ऑफ इट्स आउटपुट। 30% मतलब 30,000 यूनिट्स। 30,000 30,000 यूनिट्स तो कंपनी 30,000 यूनिट्स तो कंपनी विदाउट इनकरिंग एनी ऑफ द एक्सपेंसेस रेफर्ड टू इन ए टू डी। तो ये ए टू डी जो स्पेशल खर्चे दिए हुए थे, ये खर्चे किए बिना ही कंपनी 30,000 यूनिट्स तो बेच सकती है। लेकिन अगर कंपनी को ये स्पेशल खर्चा करना पड़ा, और अगर ये कंपनी स्पेशल खर्चे करती है, तो सारे के सारे प्रोडक्ट बिक जाएंगे। या तो आपके पास, या तो आप 30,000 यूनिट्स बेचो बिना कोई स्पेशल खर्चा किए, या फिर आप पूरे के पूरे 1 लाख यूनिट्स बेच दो, उसके लिए आपको स्पेशल खर्चे करने पड़ेंगे। ठीक है, प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट फॉर द मंथ शोइंग टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट एट 30% एज वेल एज 100% कैपेसिटी। ठीक है, तो आपको एक कॉस्ट शीट 30% और एक कॉस्ट शीट 100% कैपेसिटी पे बनानी है, मतलब 2 कॉलम बनेंगे, एक 30% का और दूसरा 100% का। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। कौन सा महीना है ये? दिस इज every month, okay, cost sheet for a month, this is cost sheet for a month, okay, आ जाइए। cost sheet for a month, और यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स भी देके रखे हैं, कोई क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो आपको प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा करना है, पर्टिकुलर्स 30% कैपेसिटी, मतलब कितने यूनिट्स? सही बोला आपने, 30,000 यूनिट्स। और दूसरा 100% कैपेसिटी, कितने यूनिट्स सर? 1 लाख यूनिट्स, करेक्ट। दोनों में आपको 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, टोटल पर यूनिट, बिकॉज यहाँ पर यूनिट का भी आंसर दिया हुआ, टोटल और एक कॉलम पर यूनिट का। ठीक है, ये रहा आपका फॉर्मेट, बस। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब शुरुआत ही जो हो रही है इस क्वेश्चन की, वो वर्क्स कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट से हो रही है। कोई एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है, कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, ठीक है, कोई सेल ऑफ स्क्रैप नहीं है, तो आपका वर्क्स कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होने वाला है। अब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी नहीं है, तो मतलब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही जो है वो सीओजीएस भी होगा। तो सीधा हमें स्टार्ट करना है वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सीओजीएस, बिकॉज इनके बीच में जो नंबर्स आते हैं वो कुछ नहीं दिए हुए। ठीक है, अगर हमने 30% कैपेसिटी पे काम किया, तो देखते हैं पर यूनिट वर्क्स कॉस्ट कितना आ रहा है 30% कैपेसिटी पे। ये आ रहा है सर 380, और 100% पे 310 पर यूनिट है ये, तो पर यूनिट में लिखेंगे 380 और 310।
साथ साथ में मल्टीप्लाई भी करते जाइए। 380 इंटू 30,000, 380 इंटू 30,000, दिस इज गिविंग यू 1 crore 14 lakhs, 1 crore 14 lakhs, ठीक है। 310 इंटू 1 lakh, दिस विल गिव यू 3 crore 10 lakhs। ओके ग्रेट, चलो नेक्स्ट। सर सेलिंग के खर्चे, एडमिन जो खर्चा था वो आएगा, देखिए फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंस, ये स्पेशल खर्चों में नहीं आता, ये तो हर जगह होगा, ठीक है। तो फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंस इज 1,50,000 एंड फिक्स्ड मार्केटिंग इज 2,50,000, ठीक है। चलो लिख देते हैं, फिक्स्ड एडमिन देन मार्केटिंग, और उसके बाद एक डिलीवरी का खर्चा भी है, वो डिलीवरी एक्सपेंस भी लिख देते हैं, ठीक है। बताओ एडमिन का खर्चा कितना है, 1.5 लाख, ये रहा। मार्केटिंग 2.5 लाख, ठीक है, आ जाइए। तो एडमिन इज 1,50,000, यहां भी आ जाएगा 1,50,000, दिस विल बी 2,50,000, यहां भी आ जाएगा 2,50,000, और सेलिंग जो है ये पर यूनिट 30 रुपया है, पर यूनिट 30 रुपया, ठीक है। तो 30 इंटू 30,000 विल गिव यू 9 लैक्स, 30 इंटू 30,000 विल गिव यू 9 लैक्स, यस। और 30 इंटू 1 लाख विल गिव यू 30 लैक्स। चलो ये खर्चे तो जो थे वो नॉर्मल खर्चे थे। अब आ जाएंगे आपके स्पेशल, स्पेशल एक्सपेंसेस, ठीक है। ये आ गए हमारे स्पेशल एक्सपेंसेस। सर स्पेशल खर्चे में सबसे पहले क्या, और ये स्पेशल खर्चे सिर्फ और सिर्फ जब हम 1 लाख यूनिट्स बेचने जाएंगे तभी होंगे, 30,000 बेचते टाइम ये खर्चे नहीं होने वाले। तो सिर्फ 1 लाख वाले कॉलम में लिखना है। पहला गिफ्ट आइटम्स, कॉस्ट ऑफ गिफ्ट आइटम्स, ये लीजिए, कॉस्ट ऑफ गिफ्ट आइटम्स, हर एक यूनिट के साथ में 30 रुपए का गिफ्ट देना है, तो खर्चा होगा 30 लाख रुपए का, ठीक है। दूसरा, दूसरा इन्हें क्या करना है सर, ये लोग लकी ड्रॉ का खर्चा करेंगे, ओके, लकी ड्रॉ का खर्चा करेंगे, कॉस्ट ऑफ लकी ड्रॉ। तो ये लकी ड्रॉ देखा हमने, सब मिला के 1 लाख रुपया आया था, पर यूनिट 1 रुपया, 1 लाख डिवाइड बाई 1 विल गिव यू पर यूनिट कॉस्ट, ओके। इसके बाद, इसके बाद इन्होंने रिफ्रेशमेंट का खर्चा किया था, रिफ्रेशमेंट कॉस्ट, ठीक है। रिफ्रेशमेंट कॉस्ट वाज आल्सो 1 लाख रुपीज, कि जो भी आएगा दुकान में उसे चाय पानी का खर्चा दे दिया जाएगा, चाय पानी दे दी जाएगी। उसके बाद स्पॉन्सरशिप का कॉस्ट, स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप दिया हुआ था 20 लाख रुपए। ये सारे के सारे स्पेशल खर्चे हैं, सिर्फ जब हम 1 लाख यूनिट्स बेचेंगे तभी लगेंगे। तो 20 लैक्स डिवाइड बाई 1 लाख विल गिव यू 20 रुपीज, ठीक है। ये हो गए हमारे खर्चे। एक बार वापस देख लेते हैं, आ जाओ। ये देखो आपका 30 रुपए का गिफ्ट, 1 लाख रुपए का स्कॉलर लकी ड्रॉ, 1 लाख रुपए का रिफ्रेशमेंट, और 20 लाख रुपए आपके हो गए स्पॉन्सरशिप के, ठीक है। आइए, कॉस्ट शीट बन गई है, बस अब कुछ नहीं करना, ठीक है। आइए, सारे खर्चे हो गए, अब हमें क्या लिखना पड़ेगा इन्हें ऐड करके, कॉस्ट ऑफ सेल्स। चलो पहला कॉलम तो शायद इजी होगा आपके लिए, 1,50,000, अच्छा इसका जो पर यूनिट कॉस्ट आएगा वो 5 रुपये आएगा, और 2,50,000 डिवाइड बाय 30,000 विल गिव यू 8.33। अब जरा इन्हें ऐड कर लेते हैं, यहां तो कुछ नहीं आएगा बिकॉज ये खर्चे सिर्फ और सिर्फ 1 लाख यूनिट्स के लिए ही होंगे, ठीक है। चलिए, 1 crore 14 lakhs प्लस 1,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 9 lakhs, only 9 lakhs, this is giving you 1 crore 27 lakhs,
1,27 लाख पर यूनिट। जरा ऐड कर देते हैं या फिर सीधे आप इसी को 30,000 से डिवाइड कर दीजिए। योर आंसर विल बी 423.33। 423.33 ठीक है। आइए 1 लाख यूनिट्स के कॉलम में 3 crore 10 lakhs फर्स्ट, देन 1,50,000, देन 2,50,000, फिर 30 लाख रुपए, उसके बाद वापस 30 लाख रुपए, फिर 1 लाख रुपया, फिर 1 लाख रुपया और लास्ट में 20 लाख रुपया। ये सब आ रहा है 3 crore 96 lakhs। ये हो गए बराबर 5 ठीक है। पर यूनिट भी निकाल लेते हैं। दिस डिवाइड बाय 1 लाख, तो दिस विल इजीली गिव यू 396। चलो कॉस्ट ऑफ सेल तो आ गया सर। अब सेल्स, तो एड प्रॉफिट, दिस विल गिव यू सेल्स। एड प्रॉफिट विल गिव यू सेल। अब यहां सिंपल सी बात इन्होंने लिखी हुई है कि अगर आप ये सारे स्पेशल खर्चे करते हो तो आपका ये जो प्रोडक्ट है वो 500 रुपये में बिकेगा। और अगर आपको ये 30,000 यूनिट्स ही बेचने हैं, 1 लाख नहीं बेचने, सिर्फ 30,000, तो उसमें आपको सेलिंग प्राइस कम करने की जरूरत नहीं। आप 550 रुपये में अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। अगर 1 लाख यूनिट्स बेचने तो आपको प्राइस 550 से 500 करनी पड़ेगी, प्लस 4 स्पेशल खर्चे भी करने पड़ेंगे। 30,000 में आपको ना स्पेशल खर्चे करने हैं, ना सेलिंग प्राइस कम करनी है, आप 550 के रेट में गुड्स बेचोगे। तो इन केस ऑफ 30,000 यूनिट्स आपका सेलिंग प्राइस 550 है और यहाँ 500 है। चलो मल्टीप्लाई करो, दिस विल गिव यू 5 crores and this will give you 550 into 30,000, 1 crore 65 lakhs। आओ हम बैलेंसिंग फिगर निकालें। 1 crore 65 lakh minus 1 crore 27 lakhs will give you 38 lakhs as your profit। यहां 38 lakhs का प्रॉफिट आएगा। कैलकुलेशन सबको साथ साथ में करते रहनी है। फिर 5 crore minus 3 crore 96 lakhs will give you 1 crore 4 lakhs का प्रॉफिट। 1 crore 4 lakhs का प्रॉफिट यहां आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गई आपकी कॉस्ट शीट। सिंपल ध्यान रखना था, जो स्पेशल खर्चे होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख यूनिट्स के लिए होंगे और वहां आपको सेलिंग प्राइस 500 रुपए करनी है। जो भी फिक्स्ड खर्चे हैं, फिक्स्ड मार्केटिंग के खर्चे, फिक्स्ड एडमिन के खर्चे, वो दोनों जगह पे होंगे। डिलीवरी का खर्चा दोनों जगह पे 30 रुपए पर यूनिट लगने वाला है, वो सारे खर्चे सब जगह पे आएंगे। स्पेशल खर्चे जो है वो 30,000 यूनिट्स के लिए नहीं लगने वाले। आप बिना ये स्पेशल खर्चे किए भी 30,000 यूनिट्स आपका बेच सकते हो। अगर आपको 1 लाख यूनिट्स बेचना है तब स्पेशल खर्चे करने की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व किए मॉड्यूल के क्वेश्चन। मॉड्यूल में 4 क्वेश्चन थे, चारों के चारों हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो इस लेक्चर के बाद हम एक डाउट सेशन रखेंगे, उसमें आपको डाउट पूछने का मौका मिलेगा। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो कॉस्ट शीट के ऊपर। कॉस्ट शीट के हम पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन, आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, इनके क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको इन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना है, तो ही आप आगे के क्वेश्चन जो है मेरे साथ सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद एडिशनल क्वेश्चंस ऑफ कॉस्ट शीट। ओके, चलो बाय बाय, गुड।